नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी ने 68वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और यह 20 दिसंबर तक चलेगी। यानी 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2022 के बीच आप 68वीं प्रारंभिक प्रतियोगित परीक्षा बीपीएससी द्वारा जो आयोजित होने वाली है उससे संबंधित अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से इस परीक्षा के नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, जिनमें आपको डाउट है, उनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये पूरे नोटिफिकेशन को जो मैंने डाउनलोड किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम लोग कवर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि 68वीं बीपीएससी के तहत कुल 281 पद के लिए नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 281 पोस्ट आई है और जिसमें से 77 महिलाओं के लिए भी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस बार वैकेंसी काफ़ी कम संख्या में आई है, लेकिन बीच में एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग से पहले बीच में कुछ पद और घट या बढ़ सकते हैं, ऐसा आयोग ने इसमें चिन्हित किया है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार मार्क करके कुछ बातें कही गई है। तो क्रम संख्या 3 जो नोटिफिकेशन है, जो पोस्ट निकला हुआ है, तो क्रम संख्या हम लोग 3 देख लेते हैं। सबसे पहले जिला अग्निशमन पदाधिकारी, ठीक है, जिसके लिए कि 19 पोस्ट है और 20 वर्ष से 37 वर्ष के व्यक्ति इसके लिए आयु आवेदन डाल सकते हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, आपको पता है कि ग्रेजुएट किसी भी विषय, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी है, तो आप स्नातक है या समकक्ष है, तो आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रम संख्या 3 में जो पोस्ट है जिसका अभी हमने चर्चा की, उसके लिए कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से साइंस स्ट्रीम, केवल साइंस के स्टूडेंट ही इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और या फिर आप अग्नि अभियंत्रण से स्नातक किया हो या यांत्रिकी मैकेनिकल से किया हो या ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट से, इन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप क्रम संख्या 3 पर वर्णित पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। बाकी सब के लिए ग्रेजुएट होना ही काफ़ी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे मैंने हाईलाइटेड किया उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी यहाँ क्लियर लिखा गया है कि परीक्षा के पूर्व, परीक्षा आयोजित होने से पूर्व अगर विभागों से कुछ और पदों की रिक्तियाँ आती है तो ये जो 281 है उसमें पदों की संख्या घट बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, सीटें बढ़ती ही हैं, मतलब पिछले बार तो 2-3 बार अमेंडमेंट करके सीटों को बढ़ाया गया था, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। आरक्षण, ये पॉइंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको फीड करना होगा, नहीं फीड करेंगे तो आप जनरल ट्रीट होंगे। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। यानी जो मूल वासी है बिहार के, उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार के बाहर वाले स्टेट को सभी लोग जनरल की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है, आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। अगर आपका जो अस्थायी पता है उसमें बिहार का ही एड्रेस होना चाहिए, तभी आप आरक्षण का दावा जो है एससी, एसटी, ओबीसी या फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण सरकार ने तय की है उस आरक्षण का लाभ आप ले सकते हैं, अन्यथा आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, बिहार के निवासी के लिए बिहार का अस्थायी पता होना जरूरी है। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समय जब इंटरव्यू मेंस का जब फॉर्म भराता है ना, उस समय मतलब आपको अस्थाई बिहार के मूल निवासी के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। अभी नहीं, अभी तो आप केवल फॉर्म भरिएगा जब भी आयोग के द्वारा मांग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और पॉइंट देखते हैं।
आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसे महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो कौन सी महिला, क्या आप दूसरे स्टेट में रहने वाली कोई महिला बिहार के किसी युवक से शादी कर लेती है तो क्या उन्हें बिहार का वो ये आरक्षण प्राप्त हो जाएगा, या फिर बिहार की कोई महिला है, कोई लड़की है जिसकी शादी किसी दूसरे स्टेट के लड़के से हो जाती है तो क्या उसकी जो बिहार की निवासिता है वो छिन जाएगी? कौन सी महिला, कौन से महिला को बिहार में रिजर्वेशन मिलेगा? तो आप देखिए यहाँ पे क्लियर है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी उनके पिता के एड्रेस अगर बिहार से हैं, अगर बिहार से किसी लड़की, कोई लड़की है जिसकी शादी यूपी दिल्ली कहीं भी हो जाती है लेकिन पिता का एड्रेस बिहार है, तो वैसी महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उनके पिता के डोमिसाइल, उनके पिता के क्रीमिलियर जाति सर्टिफिकेट, मतलब पिता के एड्रेस से ही वो वेरीफाई होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी की महिला है और बिहार के किसी युवक से शादी कर ली तो बिहार की आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं, वैसे नहीं। जो बिहार की ओरिजिन है, शादी किसी भी स्टेट के लड़के से हो गया हो लेकिन बिहार की वो निवासी है, उनके पिताजी बिहार के हैं, वैसे ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ये इंटरव्यू के समय आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होता है, ठीक है। तो उस समय के लिए अगर आप स्मार्ट बनते हैं तो उस समय आप पकड़े जाइएगा। इसलिए अपने कागज़ को अच्छी तरह जांच परख के लगाइएगा आपके सारे दस्तावेज है कि नहीं, ठीक। यहाँ पे एक और पॉइंट है, रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार 4% 36 आरक्षण देय होगा। यानी समान प्रशासन विभाग जो दिव्यांगों के लिए आरक्षण का जो परसेंटेज है वो 4% है। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अस्थायी, अगर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जो आपने बनवाया है उसमें अगर टेम्पररी लिखा हुआ है, अस्थायी है और उसका पीरियड है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, तो उस अवधि के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट्स का रिन्यूअल करवाना होगा। अगर आप रिन्यूअल करवा के बिना रिन्यूअल कर, मान लीजिए आपने 2015 में सर्टिफिकेट बनवाया पीएच का, दिव्यांगता का, डिसेबिलिटी का, और उसमें 40% से तो ऊपर होना चाहिए दिव्यांगता, तभी आप उस आरक्षण कैटेगरी में आइएगा। लेकिन उसमें अगर टेम्प्रोरी दे दिया गया है, यानी लगता है कि ये दिव्यांगता कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, और उसमें स्पेसिफिक डेट भी दे दिया कि 5 साल के बाद इसे फिर रिन्यूअल कराना, यानी फिर चेक करा के देखना है कि ये है या फिर कम बेसी हुआ है, यानी ठीक हुआ है या फिर ज्यों कहते हैं। तो 2020 में अगर उस सर्टिफिकेट को आप रिन्यू नहीं करवाते हैं, 2015 का ही बनाया हुआ सर्टिफिकेट है और जो कि 5 साल के बाद उसकी वैलिडिटी है और 2022 में भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वो मान्य नहीं होगा। आपको 2020 मतलब 20 में उसको रिन्यूअल करवाना होगा तभी मानो। अगर आपके सर्टिफिकेट में परमानेंट दिया गया है, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो 40% से ऊपर है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें परमानेंट दे दिया गया, तो उसमें रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ महिलाओं की रिक्तियों से संबंधित है जो 35%। आगे एक और पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, अगर संशोधन किए जाते हैं उसके बाद की भी कोई अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है तो उस तिथि तक उससे पूर्व का होना आवश्यक है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लेवल पर ये फॉर्म निकला हुआ है, तो आप जो परीक्षा की अंतिम तिथि है 30, वर्तमान में 20 दिसंबर है, तो उससे पूर्व आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, आप जिस आरक्षण का दावा करते हैं उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यही बात कही जा रही है। उम्र सीमा में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं 20 से लेकर 37, कहीं से 20 से है, कहीं से 22 से हैं, कहीं से 21 से है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और कुछ कुछ छूट भी है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि मानी जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही मान्य होता है, ठीक है, और वही आगे कैरी फॉरवर्ड भी होता है। यही बात कही गई है। आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने नोट किया है, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बताना जरूरी है। फोटो पहचान पत्र,
उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना है। पहले अगर आपके पास आधार कार्ड है, सबके पास आज के डेट में आधार कार्ड होना, तो वो फोटो पहचान पत्र आपको फॉर्म में जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा ना, तो वहाँ पे आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे एंट्री करना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड किसी कारण नहीं है या फिर आपको याद नहीं है, उस समय अवेलेबल नहीं है, तो कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र है, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसे समझिए इसमें फोटो और आप फोटो उसमें है, वैसा कोई आई कार्ड, उसको भी एंट्री कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए फोटो पहचान पत्र को परीक्षा या साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। और वह आई कार्ड वह को अगर आधार डाले हैं या फिर पैन कार्ड डाले हैं, तो परीक्षा के समय आप एग्ज़ाम जब पीटी की देने जाते हैं, तो उस समय आपको एक फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको ले जाना होता है। तो आप ये इसको ले जाइएगा। इंटरव्यू के समय भी आपको जो भी वो डाले हैं फॉर्म भर सबमिट करते समय, वो आई कार्ड आपको लेके जाना होगा, ठीक है। वही बात कही जा रही है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित, सभी को पता है प्रारंभिक परीक्षा जो 150 नंबर की होती है। यहाँ पे पहली बार एक चीज़ देखने को मिला है, बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इस बार प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। इस बार से आप लोग एकदम क्लियर हो जाइए, निगेटिव मार्किंग बीपीएससी लागू कर रही है, यानी गलत उत्तर के नंबर कटेंगे। और कैसे लागू की जाएगी इसके बारे में एक मतलब क्या बोलते हैं, पोल, बीपीएससी ने एक पोल इसी फॉर्म भरते समय आपको देना होगा। वो पोल हम आगे आके नीचे चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी ने पूछा है। उसके बाद बीपीएससी आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा निगेटिव मार्किंग, तरह तरह की भ्रांतियां है अभी, मतलब मार्केट में न्यूज क्या कहते हैं, जो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो वहाँ तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखे हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में आपको हम क्लियर कर देंगे किस तरह के निगेटिव मार्किंग हो सकते हैं, ठीक है। आपको अपना ऐच्छिक विषय तैयार करना होगा, मेन से संबंधित ये पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये है निगेटिव मार्किंग वाला। उम्मीदवार के का मंतव्य, बीपीएससी इस बार इस फॉर्म भरते समय ही जो लोग फॉर्म भरेंगे ना, उनका अपना व्यू लेने वाला है। 3 पॉइंट दिया हुआ है कि आप अपना वोटिंग करिएगा कि आपको कौन सा ये निगेटिव मार्किंग का कौन सा तरीका आपको अच्छा लगेगा, वो व्यू पॉइंट है। 68वीं देखिए यहाँ पे 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन का पत्र के कंटिका 16 नंबर कॉलम में जब जाइएगा, 25 नवंबर से जो फॉर्म भरने ये स्टार्ट होगा, उसके पॉइंट 16 नंबर में कुछ दिया गया है। निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जाएगा, अभ्यर्थियों का व्यू लिया जाएगा, जिसमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी ये चयन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जिस पे चयन किया गया तो आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर वैसा ही आएगा। ये एक पोल है जो आयोग स्टूडेंट से पूछना चाहता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। अगर सबका पोल हो जाएगा, फॉर्म भरा जाए, उसके बाद आयोग डिसाइड करेगा कि किस फॉर्म में निगेटिव मार्किंग को लाया जाए। 3 तरह के हैं यहाँ पे, 3 तरह का विचार है बीपीएससी का। देखिए, निगेटिव मार्किंग शुड बी 1 लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड proportionally from all sections according to their relative level of difficulty. For example, if 50 out of 150 questions, that is 1/3 question, are selected for negative marking, then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected question should be have 2 marks for correct answer and half for wrong answer. यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन है, यानी 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा 50। 150 का 1/3 150। टोटल क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा। 150 प्रश्नों के 50 प्रश्नों को निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। पहला जो व्यू है, पहला पॉइंट है, और उसमें से उन 50 नंबरों का जो 50 क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा 2 नंबर का, अगर आपको सही मारते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, और आपको गलत मारते हैं तो आपको आधा नंबर कट जाएगा, 1/2। अगर एक प्रश्न है, वो जो 50 प्रश्न है, टोटल 150 में से 100 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो 1 नंबर के रहेंगे और जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और 50 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनको अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत करते हैं तो सही नंबर में से आधा नंबर कट जाएगा। ये कहना है, व्यू है। और ये जो 50 नंबर होंगे ना निगेटिव मार्किंग वाले, जो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उनमें से सारे क्वेश्चन का 1/3, अगर मान लीजिए
15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है तो 5 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग वाले होंगे। करंट अफेयर से अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 10 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग होंगे। साइंस से अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो उसका 1/3 यानी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो निगेटिव मार्किंग वाले होंगे, सारे नहीं। तो 1/3 यानी टोटल 150 क्वेश्चन का 1/3 ही निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा, जिसका एक प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, और अगर गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट है एज एबव, दूसरा सेम रहेगा। जैसे पहला हमने ऊपर देखा कि 50 क्वेश्चन निगेटिव होंगे, सेम रहेगा, लेकिन बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। सेम रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। यानी इसमें भी 150 के क्वेश्चन में 50 प्रश्न निगेटिव पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज 1/3, लेकिन जो निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन होंगे, जो ऊपर में 2 नंबर दिया जाता था अगर सही करते हैं, इसमें केवल 1 ही नंबर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 काटा जाएगा। तो 1 और 2 लगभग समान है, यानी 150 प्रश्न का 150 अंक रहेगा दूसरे वाले में, और पहले वाले में 150 प्रश्नों का 200 नंबर रहेगा। ऐसा है, सेम है, बस वहाँ 1 नंबर के 2 नंबर, एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते थे जो निगेटिव मार्किंग वाले हैं, यहाँ उसको 1 ही नंबर रखा जाएगा। वहाँ आधा नंबर कटते थे गलत क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे 1/4 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 लगभग सेम है। तीसरा जो पॉइंट है, मेरे अनुसार अगर निगेटिव करना है तो ये सबसे अच्छा है। निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 150 क्वेश्चन, यानी सभी के लिए निगेटिव कर दो भाई। ये 50 नंबर, ये 1-2 नंबर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को, है ना। आप अगर निगेटिव लाना है तो पूरे 150 क्वेश्चन के लिए कर दो। तीसरा पॉइंट वही है कि सभी 150 नंबरों के लिए निगेटिव मार्किंग कर दीजिए, और सभी इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। और अगर सही, जैसे कि नॉर्मली होता है, सभी 150 क्वेश्चन निगेटिव होंगे, निगेटिव मार्किंग वाले होंगे। अगर सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हैं तो 1/4 कट जाएगा। मेरे को अगर मेरा मंतव्य पूछिएगा तो ये मेरे अनुसार सही है, क्योंकि ये ना काफ़ी 1/3 आदमी फ्लो में है, और कौन सा क्वेश्चन निगेटिव है, कौन सा क्वेश्चन बिना निगेटिव वाला है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एग्जाम हॉल में, और आंसर भी चेक करने में कन्फ्यूजन होगा। आपको करना है तो पूरे 150 का निगेटिव कर दीजिए, नहीं करना है तो पूरी तरह छोड़ दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। वैसे ही जो अभी 67वीं प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, काफ़ी विवादों से घिरा रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर की से नंबर मिलाने पर 96 आ रहा है, और मार्क्स चेक कर रहे हैं तो 92 आ रहा है। ऐसे कई सारे कंप्लेन है। कुछ ऐसा भी कंप्लेन देखने को मिला है, मैंने अभी देखा नहीं है, बस सुना है कि जिसने एग्जाम में नहीं दिया उसका भी रिजल्ट आया है। तो बहुत बहुत तरह की भ्रांतियाँ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा काम क्यों करना जहाँ से भ्रांतियाँ और फैलेगी। तो आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी 25 नवंबर से, और 20 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम और कुछ चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट फॉर्म भरने से समय। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप नए हैं तो आपको हम बता दें, बीपीएससी की परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं तो फॉर्म भर रहे हैं तो नए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में नाम, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह ये सब होता है। उसके बाद आप फॉर्म एप्लीकेशन का पेज खुलता है, यहाँ पे पेमेंट वगैरह होता है। तो यही है, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं और कुछ गलती हो जाता है और पेमेंट अभी नहीं की है तो आप रजिस्ट्रेशन में एडिट भी कर सकते हैं। आप फॉर्म भरने के बाद भी एडिट कर सकते हैं, सुविधा पिछले बार से दी है बीपीएससी ने, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। यानी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, कुछ गलती हो गई, अभी पेमेंट नहीं की है, तो उस रजिस्ट्रेशन में आप एडिट करके सुधार कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि, नाम, पता, नाम, पिता का नाम, पति का नाम या माता का नाम, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। यानी शुरू में आप रजिस्ट्रेशन किए, अभी पेमेंट नहीं किए, कुछ गलतियां हो गई है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी भर दिए हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अपना नाम के स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये कब तक रहेगा, तो पेमेंट जब तक नहीं की है तब तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन है बी में, पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिट किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा प्रोसेस कर लिया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया पूरी तरह, और जब प्रिंट आउट निकाले तब आपको पता चला कि अल्लाह कुछ गलती हो गया। ठीक है, तो वहाँ भी बीपीएससी आयोग आपको एक और चांस देता है कि आप अपने गलतियों को एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन, यानी अगर 20 दिसंबर तक लास्ट डेट है तो 21 से लेकर 30 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं।
तक समय दिया जाएगा। 10 दिन, 21 से लेकर 30 दिसंबर तक आपको अपने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलती एंट्री आपने कर दी है उसको एडिट करके सुधार सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये, मतलब आप तो मेरा तो सुझाव रहेगा आप इतना सूझबूझ से भरे कि आप गलती ही ना करें। अगर बाई चांस गलती हो जाता है तो आयोग आपको समय देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से एडिट हो सकता है, कौन कौन से एडिट नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को अगर सब पूरा प्रोसेस हो गया है, अभ्यर्थी का नाम, पिता माता के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो अब अपने नाम वगैरह जो रजिस्ट्रेशन के समय आपको छूट मिल रहा था वो अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती शुल्क, परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में एडिट करके यहाँ पे ना अच्छा से दिया गया है, रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं तो उनके द्वारा एग्जामिनेशन फी में भुगतान की गई राशि को वापस नहीं होगी। यानी अगर आप पेमेंट में गलती से जनरल कैटेगरी के है, एससी कैटेगरी वाला पेमेंट कर दिया है, उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। आप उसको तो चेंज कर एडिट कर सकते हैं लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। 600 दे दिए तो 600 ले लेगा, फिर 150 भी लेगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रियायत परीक्षा शुल्क का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे एडिट करके दूसरे गैर रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकते हैं। उसके लिए बताया गया है आपको पूरी तरह रद्द करना, पहला जो रजिस्ट्रेशन है, पहला जो एप्लीकेशन, उसको पूरी तरह रद्द करना होगा। कैंसिल का ऑप्शन आएगा तथा उसी ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने गलती से किसी दूसरे कैटेगरी में पूरा प्रोसेस कर दिया है और आपको लगता है लो मैं तो जनरल कैटेगरी था, एससी कैटेगरी वाला फॉर्म भर दिया है, तो आपको अब उसमें एडिट नहीं करना, आपको पूरा रजिस्ट्रेशन को रद्द करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा वो 20 से 30 के डेट के बीच में, और नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नया रजिस्ट्रेशन के लिए वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। अब आप चाहिएगा कि वो वाला पैसा हम वापस ले ले तो आयोग आपको नहीं दे देगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से रजिस्ट्रेशन बताया गया है आयोग के द्वारा, जो हमने अभी चर्चा की। अब कुछ और पॉइंट है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर आप फॉर्म भर लिए ना तो मोबाइल नंबर को गुम मत करिएगा। जब तक कि 68वीं बीपीएससी चलेगी वो नंबर आपके पास रहेगा, क्योंकि उसी नंबर से आपने ये फॉर्म भरा है, तो उसको जिंदा रखिएगा। ये नहीं आप 3 महीना तक रिचार्ज नहीं करेगा तो मोबाइल बंद हो जाएगा, तो उसको जिंदा रखिए। कई बार मैंने कंप्लेन सुना है कि वो मोबाइल नंबर तो सिम चेंज कर दिया। नहीं भाई, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर साथ रखिएगा जब तक कि बीपीएससी फाइनल आपका रिजल्ट दे नहीं देता। यहाँ पे एक और पॉइंट है। उम्मीदवार हाल का खींचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। आपको एक फ़ोटो चाहिए, हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर, ये तीनों स्कैन हुआ चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पे तीनों की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट हो, अच्छी क्लियर, जो आप स्कैन करेंगे वो अच्छी क्लियरिटी आनी चाहिए, यही बात कही गई है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जो हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करके रख सकें। जैसे आपने पूरा सबमिट कर लिया, अब एक बार लॉग आउट हो जाइए और फिर लॉगिन हुए। लॉग आउट और लॉगिन होने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड जब रजिस्ट्रेशन करिएगा ना, उसी समय जनरेट हो जाता है, तो उसको आप सुरक्षित रखिएगा। उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को आप डालिएगा तो दोबारा आप एक साइड में देखिएगा कि वहाँ पे है डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन, तो वहाँ से आपका पीडीएफ में पूरा आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसका दो सेट प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें। एक पॉइंट तो यहाँ भी है। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उपलब्ध हो। जो भी आपके पास जिस भी आरक्षण का दावा कर रहे हैं, या मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए उस स्टेट में। ठीक है, तो
आज का यही था। अगर आप इसके बावजूद भी कहीं कोई आपको त्रुटियां नज़र आती है कि आपको कहीं पे डाउट हो रहा है 68वीं बीपीएससी फॉर्म को भरने के समय, जो कि 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, 25 नवंबर से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आने वाला दिन आपका शुभ हो। नमस्कार।